नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 12 साल में जो अलग अलग राज्यों में प्रोजेक्ट रहे हैं, मैं केवल प्रादेशिक राजनीति की या राज्यों की राजनीति की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत 2017 में हुई। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। उसके बाद 2024 में उड़ीसा, 26 में बिहार और अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन कहें तो वो पश्चिम बंगाल का था। पश्चिम बंगाल की जीत पिछले 12 साल की केंद्र सरकार की बात छोड़ दें, लोकसभा की छोड़ दें, तो सबसे बड़ी जीत है। वो एक तरह से पूरे राष्ट्रीय राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट लाने वाली जीत है। उसका असर अभी धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नहीं, उसके विरोधियों की राजनीति पर ज़्यादा घातक साबित होगी। पश्चिम बंगाल की जीत कोई मामूली जीत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा का अगला प्रोजेक्ट क्या है। 2027 यानी अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पंजाब और मणिपुर, ये 7 राज्य हैं। वैसे तो हर राज्य हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे बड़ा राज्य है चूँकि, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश कोई समस्या प्रदेश नहीं है। वो जो नाम है उसका, वो उत्तर प्रदेश ही है। भाजपा की राजनीति का उत्तर प्रदेश से मिल चुका है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मैं कोई बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए नहीं मानता। वहां भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, इसमें मुझे अभी से कोई संदेह नहीं है। सवाल सिर्फ सीटों का है और वो बहुत कुछ निर्भर करेगा टिकट के बंटवारे पर और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति क्या है उस पर। ये 2 मुद्दे प्रमुख रूप से होंगे। ये 2 चुनौतियां कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी चुनौती नहीं पेश करने वाले, लेकिन चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से चुनाव होगा, अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उस तरह की चुनौती नहीं है जैसी 2017 में थी, और मेरा मानना है कि उस तरह की भी नहीं है जैसी 2022 में थी। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का भाजपा के लिए 2017 और 2022 की तुलना में अपेक्षाकृत आसान होने वाला है। फिर सवाल यह है कि सबसे बड़ी चुनौती वाला राज्य कौन सा है। वो है पंजाब। पश्चिम बंगाल की तरह ये भी बॉर्डर स्टेट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये भी राज्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा दखल है, जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की एजेंसियों का था, बांग्लादेश की सरकार का था, बांग्लादेश की राजनीतिक दलों का असर था। पंजाब में पाकिस्तान की गतिविधियाँ खासतौर से आईएसआई की सबसे ज़्यादा है। ड्रग रैकेट, इन्फिल्ट्रेशन, हथियार भेजना, ये सब आईएसआई लगातार कर रहा है। और पंजाब की जो भगवंत सिंह मान की सरकार है, उसके लिए ये सब बड़ी समस्याएं नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। वहाँ सारा मुद्दा है सत्ता के जरिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो पूरी पार्टी इस समय उसी में लगी हुई है, लेकिन वो उसकी बात अभी छोड़ देते हैं। बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती क्या है। तो पंजाब की राजनीति को समझिए। पंजाब की राजनीति जट सिख प्रभावित राजनीति रही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव है। हालांकि उनकी आबादी मुश्किल से 30% है। 70% आबादी गैर जट सिखों की है, लेकिन पंजाब में सत्ता में कौन आएगा ये जट सिख तय करते हैं। जब से राज्य बना है तब से 13 मुख्यमंत्री हुए, 11 जट सिख हुए हैं। जो 2 गैर जट सिख हुए हैं उनमें से एक ज्ञानी जैल सिंह, वो रामगढ़िया समाज से आते थे जो ओबीसी है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे।
दूसरे मुख्यमंत्री हुए गैर जट सिख वो चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस के ही थे। ज्ञानी जैल सिंह भी कांग्रेस से ही थे, लेकिन चन्नी मुश्किल से 4 महीने रहे, 4 महीने से भी कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनको मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस को लगा था कि बहुत बड़ा दांव खेल लिया है। पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 32% है। इसके बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह है कि उसके पास जट सिख समाज से कोई नेता नहीं है, और जट सिख समाज भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करता। और ये जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद से और ज़्यादा नाराज़गी है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जट सिख नेता नहीं है, और फिलहाल उसके आने की या उसके बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भाजपा के लिए अगर कोई मौका बन सकता है पंजाब में, तो वो जो गैर जट सिख समाज है 70%, उसी में सामाजिक समीकरण बनाने से बन सकता है। तो इसमें कौन कौन है? इसमें है ओबीसी समाज, इसमें है दलित समाज, इसमें है शहरी हिंदू और दूसरे राज्यों से आए माइग्रेंट्स जो यहाँ वोटर बन गए हैं, जो अपने राज्य में जाकर वोटर बन गए और यहाँ काम करते हैं फिर चले जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जो यहाँ वोटर बन चुके हैं उनकी बात हो रही है। ये कुल मिलाकर 70% का समाज है जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद की किरण है। तो इस समाज को एक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी ऐसा नहीं है, काम शुरू हो चुका है। 2024 में हरियाणा जीतने के बाद और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भाजपा ने प्रोजेक्ट पंजाब पर काम शुरू कर दिया था। आप देखेंगे कि लगातार नायब सिंह सैनी के पंजाब में दौरे हो रहे हैं। और 1931 का जो सेंसस है उसके मुताबिक उस समय तक बंटवारा हुआ नहीं था, पंजाब हरियाणा हिमाचल सब एक ही राज्य थे। उस समय जो सैनी समाज है उसमें 52% लोग सिख थे सैनी समाज के, और 48% हिंदू थे। तो नायब सिंह सैनी के होने का फायदा यह है कि इन दोनों समाजों में उनके लिए सहज गति से पहुंचना, संपर्क करना और उसके अलावा कम्युनिकेट करना आसान है अपेक्षाकृत किसी और नेता के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। नायब सिंह सैनी के कद का भी कोई नेता पंजाब में भाजपा के पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नायब सिंह सैनी को बीजेपी पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने जा रही है, नहीं। ये नया जो सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, उसमें केंद्रीय भूमिका है नायब सिंह सैनी की। उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसलिए आप देखेंगे कि बार बार जो है पंजाब जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कितना पंजाब क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई पंजाब के लोग हैं, पंजाब के कार्यकर्ता मेरी पार्टी के मुझे बुलाते हैं कार्यक्रमों में, इसलिए जाता हूँ। स्वाभाविक बात लगती है, लेकिन वो भाजपा के प्रोजेक्ट पंजाब का एक मुख्य हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझ लिया है कि जो पारंपरिक राजनीति है उसके जरिए, यानी जट सिख को आगे करके वो आगे नहीं बढ़ सकती, सत्ता में आने की सोच नहीं सकती है। लेकिन जट सिख को बिल्कुल काट कर भी वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उसको दिखावे के लिए ही, चाहे केवल प्रदर्शन के लिए ही, एक जट सिख फेस को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन काम उसको अगर वोट मिलना है तो वो गैर जट सिख समुदाय जो है, समाज जो है, उसी से मिलना है। और ये भी पार्टी को समझ में आ गया है कि जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल खत्म हुआ है, उसके बाद पंजाब की राजनीति में एक वैक्यूम पैदा हो गया है। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिस तरह से चल रही है, वो उस वैक्यूम का वो जो दायरा है उसको और बढ़ा रही है। तो पंजाब की राजनीति का भविष्य नहीं है आम आदमी पार्टी, ये दिखाई देने लगा है। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो नहीं रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए संभावना किसी और चुनाव की तुलना में 2027 के चुनाव में ज़्यादा है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो शहरी हिंदू हैं, जो खास तौर से
व्यापारी समाज है, उसके अलावा दलित समाज, उसमें भी रामदसिया और रविदसिया। आप देखेंगे कि रविदसिया समाज से भाजपा को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कदम उठाए हैं। बनारस में रविदास का मंदिर है, केंद्र है, वहाँ से पंजाब के लिए ट्रेन चलाई जाती है बैसाखी के समय और उनके जन्मदिन के समय। इस तरह से बीजेपी लगातार, और पंजाब के लिए पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना कुछ किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये अलग बात है कि उस तरह का उनको जो है सहयोग या कहे उस तरह का परिणाम नहीं मिला है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ी है, उसको करीब 18.5% वोट मिले। अब 18.5% वोट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड किया, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है या बहुत बड़ी प्लेयर होने जा रही है। अगर भाजपा पंजाब की राजनीति में बड़ा प्लेयर बनेगी तो ये जो 70% गैर जट समाज है उसके समर्थन से ही बनेगी, और उसके लिए प्रोजेक्ट पर काम अभी से शुरू हो चुका है। और इस समाज को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जीत रही है, उसकी सरकारें बनी हैं, तो इस समाज को और आश्वस्त करता है। जिस तरह से अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में दलित समाज ने खुलकर भाजपा का साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि उसका संदेश जो है पंजाब तक नहीं पहुंचेगा। उस समाज के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारे समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खुलकर साथ दिया। 75% से ज़्यादा सीटें जो दलित समाज के लिए आरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और ट्राइबल सीट्स पर तो जो उसका जीत का रिकॉर्ड है वो तो अद्भुत है, 100%। तो इसलिए इस समाज में ओबीसी, दलित और जनजातीय समाज, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रसार, इसमें उसकी पैठ पिछले 12 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा? अभी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी भी है। पंजाब की राजनीति में अगर बदलाव होगा, देखिए बदलाव होगा तो जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ उसी तरह का हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब आम जनता, खास तौर से मैं कह रहा हूँ ये 70% समाज तय कर ले कि हमने ये जट सिख राजनीति का प्रभुत्व बहुत देख लिया, अब इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक उनके मन में ये भाव नहीं आता तब तक पंजाब की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। अभी आज की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति पंजाब की, उसमें जो नज़र आ रहा है कि हंग असेंबली आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसमें लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की। शिरोमणि अकाली दल को आप भूल जाइए, वो धीरे धीरे हाशिए पर खिसक चुकी है और वो खत्म होती जाएगी। उसके पास कोई लीडर बचा नहीं है। सुखबीर बादल को कभी पंजाब के लोग अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं नेता के रूप में। तो शिरोमणि अकाली दल धीरे धीरे पॉलिटिकली जो है इररिलेवेंट होता जाएगा। तो पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये 3 मुख्य प्लेयर होंगे 2027 के चुनाव में भी। और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पंजाब पर खास तौर से इसलिए ज़्यादा है कि वो पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो जितने खालिस्तानी तत्व और इस तरह के देश विरोधी तत्व हैं वो सब आईएसआई पंजाब के जरिए, और जम्मू कश्मीर 2 ही राज्य हैं जिनके जरिए भेजता है। और इसमें पंजाब जो है देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, सत्ता में आने की बात नहीं है। बात यह है कि देश को ज़्यादा अगर सुरक्षित बनाना है, देश की सुरक्षा को मजबूत करना है, तो पंजाब में सत्ता बदलनी चाहिए। लेकिन वो तो तभी बदलेगी जब पंजाब के लोग चाहेंगे, और पंजाब के लोग तब चाहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी
पश्चिम बंगाल की तरह उनको विश्वास पंजाब में डर नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि कोई डर से वोट नहीं देता। पंजाब में भाजपा की समस्या स्वीकार्यता है। भाजपा की स्वीकार्यता उस तरह की नहीं बनी है। एक तो उसका बड़ा कारण यह है कि लंबे समय से, दशकों से वो शिरोमणि अकाली दल के साथ रही है जूनियर पार्टनर के रूप में। उसको 23 विधानसभा सीटें लड़ने को मिलती थी और 4 लोकसभा सीटें, तो उसका दायरा सिमट गया था। उससे ज़्यादा न तो उसका संगठन था उसके बाहर, न आधार था। और शिरोमणि अकाली दल और ख़ास तौर से सुखबीर बादल, उनकी जो छवि पंजाब में बनी 10 साल के राज में, जैसे 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की जो छवि बनी भ्रष्टाचारी पार्टी की, उससे वो आज तक नहीं निकल पाई है। उसी तरह से शिरोमणि अकाली दल, सुखबीर बादल ने उन 10 सालों में जो किया पंजाब में, पंजाब के लोग सुखबीर बादल की ओर देखने के लिए तैयार नहीं है, भले ही वो जट सिख समाज से आते हों। फिर भी उनको विकल्प के रूप में देखने के लिए पंजाब के लोग और ख़ासतौर से जट सिख समुदाय भी देखने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पंजाब की राजनीति बदलाव के लिए तैयार है। पंजाब की जो ट्रेडिशनल राजनीति थी जट सिख के प्रभुत्व वाली, वो बदल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं बदलने जा रही है, वो बदल सकती है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समझदारी का काम कर रही है कि वो जट सिख वोट के चक्कर में नहीं फंस रही है। वो वोट उसे मिलेगा नहीं, कभी कभी उसके साथ नहीं आएगा। कम से कम अभी फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें तो यही नज़र आता है। भाजपा के लिए दिक्कत जो है, जो सबसे बड़ा जो कहें प्रतिरोध है उस पंजाब में, वो जट सिख समाज का है, जो भाजपा को और आरएसएस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऐतिहासिक कारण हैं, उसमें फिर कभी जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा की स्वीकार्यता पंजाब में और ख़ासतौर से ग्रामीण समाज में बहुत ही कम है। शहरी समाज में अकाली दल से गठबंधन के कारण उससे हिंदू वोट भी छिटका और कांग्रेस के साथ चला जाता है। क्या इस बार हिंदू वोट लौटकर भाजपा के साथ आएगा, ये सवाल होगा। और क्या ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो सामाजिक समीकरण नया बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, दलित, ओबीसी, शहरी हिंदू और गैर जट सिख में शायद सबसे बड़ी आबादी भापा सिख की है, जिससे मनमोहन सिंह आते थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकती है और कर भी रही है। तो जट सिख वोट को, जट सिख समाज को एक तरफ रखकर, उनसे कोई विरोध नहीं, उनके खिलाफ नहीं, लेकिन ये मानकर कि ये वोट हमको नहीं मिलने वाला। जैसे और राज्यों में अभी जो चुनाव हुए, आप पश्चिम बंगाल और असम को ले लीजिए कि 40% मुसलमान है, वो वोट मिलेगा ही नहीं, तो 60% में से लेना है। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान है, तो बीजेपी को 70% में से ही जीतना है। तो इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को 70% आबादी में से ही अपने लिए सत्ता में आने लायक सीटें जीतने की कोशिश करना है। ये काम मुझे लगता है पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और वो असंभव इसलिए कह रहा हूँ नहीं है कि बाकी जो 3 पार्टियां हैं पंजाब की, अकाली दल की बात मैंने की, वो मानिए कि ख़त्म हो चुकी है। वो केवल जो है नाम उसका बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बदनाम पार्टी हो चुकी है। जो कसर थी भी उसको अरविंद केजरीवाल ने पूरा कर दिया है। जिस तरह से शराब घोटाले में वो जेल गए और जेल से निकलने के बाद भी जो है जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हारे, और अब जो उन्होंने अपनी स्थिति बना ली है, उसमें आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान ही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल का पंजाब में रहना, मौजूद होना, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है भगवंत सिंह मान की इमेज को धक्का लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शराब पीकर सदन में आए थे। अब कोई जांच तो हुई नहीं, तो किसी को मालूम नहीं कि सच है या गलत है, लेकिन इसका हल्ला उस समय मचा और कहा गया
हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया। लेकिन ऐसा है कि राजनीति में सच्चाई और परसेप्शन, मैं कह रहा हूं धारणा, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। भगवंत सिंह मान के बारे में इस तरह की बातें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं। तो जब एक धारणा बनी हुई हो तो उसमें सच हो या झूठ नया मुद्दा जुड़ता है तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सच मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है और पंजाब में कांग्रेस पार्टी ऊपर आती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना के द्वार खुलते हैं। अब ये सब कुछ निर्भर करता है उसके संगठन पर और नैरेटिव बनाने की उसकी क्षमता पर। पंजाब की दृष्टि से कह रहा हूं, बाकी राज्यों में उसने ये बखूबी करके दिखाया है। क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो पाएगी कि वो सत्ता में आ सकती है? अगर ये नैरेटिव बनेगा तब ये 70% जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर उम्मीद की नज़र से देख सकता है। लेकिन अभी लड़ाई लंबी है और सफ़र भी लंबा है, तो अभी से कुछ कहना तो जो है बहुत कठिन है। लेकिन ये है कि विकल्प सब खुले हुए हैं जनता के सामने। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके बारे में आज की तारीख में कहा जा सके कि इनका आना पक्का है या इनको हटाया ही नहीं जा सकता। जैसे पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोग ऐसे थे, बड़ी संख्या में थे, जिनका मानना था कि तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को तो हराया ही नहीं जा सकता, हटाया ही नहीं जा सकता। वैसी कोई पार्टी, कोई नेता पंजाब में नहीं है। तो पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत इस समय फ्लूइड है। क्या आकार लेगी ये अभी आने वाले 3-4 महीनों में थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होना शुरू होगा। और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग का उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितनी सफल होती है, कितना प्रभावी ढंग से उसको लागू कर पाती है, इस पर निर्भर करेगा कि पंजाब के 2027 का विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या और कैसा हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।